सोचो एक 5 साल का बच्चा जिसे पता ही नहीं वार क्या होता है, लेकिन वो हर रात बॉम्ब की आवाज सुनकर सोता है और एक दिन वो भी एक नंबर बन जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की जून 2025 की चिल्ड्रेन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पिछले एक साल में इजरायली सेना ने 7,774 गंभीर वायलेशन किए, जो दुनिया के किसी भी दूसरे संगठन से काफी ज्यादा हैं। अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच गाजा में मारे गए 60,000 से ज्यादा फलस्तीनियों में से 31% यानी 18,430 बच्चे थे। अगर 1948 के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से लेकर आज तक देखें तो करीब 20,245 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। ये सिर्फ एक वार नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी पर लगा ऐसा धब्बा है जिसकी सच्चाई हर उस मासूम चेहरे में दिखती है जो इन नंबर्स के पीछे छिप गए। तो आखिर ये देश बना कैसे, जिसकी फाउंडेशन हर मोड़ पर मासूमों की मौत से जुड़ी नजर आती है। आइए इस पूरी स्टोरी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि ये लैंड आखिर है क्या और इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसे इतना सेंसिटिव और डेंजरस क्यों बनाती है। आप नक्शे पर देखें तो ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। पश्चिम में मेडिटेरियन सी इसे सीधा यूरोप से जोड़ता है। यही लोकेशन इसे ट्रेड रूट्स और धार्मिक प्लेसेस का एक इंपॉर्टेंट हब बनाती है। लेकिन इसी वजह से ये सदियों से बड़े बड़े एम्पायर्स की लड़ाइयों का बैटलफील्ड भी बना रहा। 20वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कम्युनिटीज लंबे समय से साथ रह रही थी। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही वह वजह बनी जिसने बाहरी पावर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जब जियोपॉलिटिक्स इंसानी आइडेंटिटी से टकराती है तो एक ऐसा तूफान खड़ा होता है जिसकी चपेट में पूरी जनरेशन आ जाती है। यही तूफान इस जमीन पर रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी को भी अंदर तक हिला देता है। इस जमीन की असली ताकत इसके लोगों में थी, लेकिन यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी छिपा था। 1917 में जब बैलफोर डिक्लेरेशन हुई तब फिलिस्तीन की लगभग 90% आबादी मुस्लिम थी। मुस्लिम और ईसाई जो सदियों से इसी मिट्टी को अपना घर मानते थे, और यहूदियों की पॉपुलेशन ना के बराबर थी। लेकिन बाहरी पॉलिटिकल डिसीजन ने इस पॉपुलेशन बैलेंस को बदलना शुरू कर दिया। 1947 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान ने, जिसके तहत यहूदियों को 55% जमीन दे दी गई जबकि वे बहुत ही कम संख्या में थे, एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भरा। और जब हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को और गहराई से देखते हैं तो एक और सच्चाई सामने आती है। एक ऐसी जमीन जो रिसोर्सेज से भरपूर है, लेकिन उसके लोग सदियों से गरीबी और डिस्प्लेसमेंट झेल रहे हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन और भी क्लियर हो जाता है जब हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक रियलिटी को देखते हैं। ये इलाका वाटर रिसोर्स, फर्टिलाइज लैंड और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में गैस फील्ड से रिच है। फिर भी गाजा की 85% आबादी डिस्प्लेस्ड है और करीब 1.9 मिलियन लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। गाजा के 94% हॉस्पिटल डैमेज या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और UNRWA के मुताबिक वहां के 6 लाख बच्चे पिछले 2 सालों से एजुकेशन से दूर हैं। 6 लाख बच्चे जिनका फ्यूचर एक बंद पिंजरे में कैद है। दोस्तों, ये गरीबी रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं है बल्कि एक प्लांट स्ट्रेटेजी का नतीजा है। ऐसी स्ट्रेटेजी जो एक पूरी कम्युनिटी को तोड़ने के लिए बनाई गई। और यही कॉन्ट्राडिक्शन इस पूरी कहानी को और ज्यादा डेंजरस बना देती है। अब सवाल उठता है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर जेम्स बैलफोर ने एक लेटर लिखा जिसे आज बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का सपोर्ट किया गया, जबकि वहां रहने वाले लोकल लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। यही एक ऐसे इंपेरियल गेम की शुरुआत थी जिसने लोकल पॉपुलेशन की आवाज को धीरे धीरे दबा दिया। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन 181 पास किया, जिसके तहत फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में बांटने की प्लान की गई। अरब देशों ने इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट 1948, जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। इस कहानी के मेन किरदारों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके फैसले ने ही इस हिस्ट्री को शेप दिया। सबसे पहला नाम आता है डेविड बेन गुरियन का। 14 मई 1948 को तेल अवीव के एक साधारण हॉल में खड़े होकर इसी व्यक्ति ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। वह इजराइल का पहला प्रधानमंत्री बना और उसकी एक्सपेंशन पॉलिसीज का आर्किटेक्ट था। उसी समय उसकी छाया में काम कर रहा था मेंशन बेगिन,
जो इस इरगुन नामक यहूदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर था। बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेगिन ने अपने मेमोरीज में लिखा कि दीर यासीन नरसंहार के बिना इजराइल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और उस घटना के बाद ज़ियोनी सेनाओं ने मक्खन में गर्म चाकू की तरह आगे बढ़ी और फिलिस्तीनी पक्ष में यासिर अराफात, जिन्होंने 1969 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO की कमांड संभाली और एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की नींव रखी। लेकिन इन सब के बीच असली चिंगारी 9 अप्रैल 1948 को भड़की, एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। 9 अप्रैल 1948 सुबह का सन्नाटा और गोलियों की आवाज। यरूशलेम के पास एक छोटा सा मुस्लिम गांव दीर यासीन, इरगुन और लेह की लगभग 130 यहूदी टेररिस्ट ने इस शांत गांव पर हमला कर दिया, जबकि गांव वालों ने शांति समझौता कर रखा था। लेकिन अटैकर्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उस दिन कम से कम 107 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग, औरतें और बच्चे थे। कुछ को घरों में ही जिंदा जला दिया गया, कुछ को सरेंडर करने के बाद गोली मार दी गई और कुछ कैदियों को यरूशलेम की सड़कों पर घुमाकर पत्थरों से मार दिया गया। इस नरसंहार की खबर आग की तरह फैल गई और फिलिस्तीनी लोगों में ऐसा डर फैल गया कि लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। इसी डर ने 1948 की अरब इजराइल युद्ध की नींव रखी और इसी के साथ एक नई ट्रेजेडी शुरू हुई, नकबा। लेकिन दीर यासीन तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी लगती है। गाजा पट्टी पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है। हवा, पानी, बिजली, फूड सप्लाई, सब कुछ। वेस्ट बैंक में भी मिलिट्री चेक पॉइंट्स और यहूदी सेटलमेंट के एक्सपेंशन के जरिए कंट्रोल लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। गाजा वार के दौरान अमेरिका ने इजराइल को $21.7 बिलियन की मिलिट्री एड दी है। इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट सर्विलेंस और मॉडर्न वेपन सब कुछ इजराइल के पास है। दूसरी तरफ हमास और अन्य फिलिस्तीनी ग्रुप अंडर टनल्स और गोरिल्ला वेरफेयर पर डिपेंड है। ये एक ऐसी अनइक्वल फाइट है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जिनका इस लड़ाई से सीधा लेना देना नहीं है, वो है आम नागरिक। इस ताकत की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिनके हाथों में ना हथियार है और ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा। ये सब अचानक नहीं हुआ। 1948 का नकबा यानी तबाही वह ऐतिहासिक घटना थी जिसने आज की कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। उस वार के दौरान 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अरब अपने घर से भागने या जबरन निकालने पर मजबूर हुए। इजरायली फोर्सेस ने 400 से 600 के बीच फिलिस्तीनी गांव को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके कुओं को जहरीला बना दिया ताकि वे वापस ना। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, यह एक प्लान डेमोग्राफिक क्लींजिंग था। दीर यासीन इसी पॉलिसी का एक ब्रूचुअल एग्जाम्पल था जिसका मकसद डर फैलाकर ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को भगाना था। ये हिस्ट्री आज के गाजा और वेस्ट बैंक की सिचुएशन से सीधा जुड़ती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और लैंड ग्रैबिंग की वह पॉलिसी आज भी जारी है। लेकिन ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी सिर्फ 2 साइड तक लिमिटेड नहीं रहा। इसकी आग में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स ने घी डाला है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्टर है, जिसने हाल ही में $6 बिलियन के नए वेपन्स डील का प्रपोजल दिया है। दूसरी तरफ ईरान, हमास और हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर की मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प देकर इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत कर रहा है। रसिया और चाइना जैसे देश यूनाइटेड नेशन में डिप्लोमेटिक लेवल पर इजराइल की आलोचना करते हैं। यह एक ग्लोबल चेस गेम है जिसकी बिसात फिलिस्तीन की जमीन पर बिछी है और जिसके मोहरे हैं आम लोग, खासकर मासूम बच्चे। इसी में सवाल उठाना लाजमी है कि आने वाले समय में इस जमीन का क्या होगा। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ इजराइल बनाम फलस्तीन की नहीं है, इसे आइडियोलॉजी की कहानी है जिसने ह्यूमैनिटी को धर्म, नस्ल और पॉलिसीज की दीवारों में बांट दिया। एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है जिसने इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन और ह्यूमन राइट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये वक्त है कि हम सवाल पूछें, सच्चाई को देखें और समझें कि किसी भी आइडियोलॉजी की जीत मासूमों के लाश पर नहीं हो सकती। दोस्तों, ये थी उस जमीन की कहानी जहां हर मोड़ पर खून बहा और मासूमियत कुचली गई।